सैम जल्दी आ, गोटी तू भी आ, जल्दी आओ, वो देख। भारत में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के बारे में बताएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने बीजेपी की पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी का बचाव करके आज सबको हैरान कर दिया है। स्मृति ईरानी ने 11 जुलाई को अपने उस सरकारी बंगले को खाली कर दिया था जो उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में अलॉट हुआ था, और तभी से सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी की काफी आलोचना हो रही थी। बहुत सारे लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे और लोग कह रहे थे, लिख रहे थे कि जब पिछले साल राहुल गांधी ने अपनी संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद अपना सरकारी बंगला खाली किया था, तब स्मृति ईरानी ने कहा था कि यह सरकारी बंगला राहुल गांधी का नहीं है बल्कि ये देश की जनता का है। राहुल गांधी इसे अपना बंगला न माने, लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के सरकारी बंगले को राहुल गांधी के लिए हड़पना चाहती है, ऐसा उन्होंने कहा था। वो ट्रेलर कैमरामैन जल्दी फोकस करो। और यही वजह है कि आज जब स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया, क्योंकि वो इस बार लोकसभा का चुनाव हार गई, तो अब लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, एक जमाने में आपने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था जब राहुल गांधी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया था, आज समय का चक्र देखिए, आपके साथ भी वही हो रहा है। ऐसा लोग कह रहे हैं और लिख रहे हैं। और इसी के खिलाफ राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोलकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और स्मृति ईरानी का बचाव किया। Here I come. Here I come. राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वो स्मृति ईरानी या किसी भी नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं, ऐसा राहुल गांधी ने लिखा है। और राहुल गांधी ये बात तब कह रहे हैं जब स्मृति ईरानी ने पिछले साल इसी तरह के मामले में राहुल गांधी की काफी आलोचना की थी और कहा था कि सरकारी बंगला जनता का होता है, ना कि किसी नेता का। ये तब की बात है जब राहुल गांधी अपना सरकारी बंगला खाली करके जा रहे थे। तब स्मृति ईरानी ने क्या कहा था वो सुनिए। कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी क्या है कि आप उनका घर खाली कराने में लगे, तुरंत नोटिस। घर उनका नहीं है, जनता का है। वो देख। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़प ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। इस राजनीतिक घटनाक्रम में आज 3 बड़े सबक छिपे हुए हैं। सबसे बड़ा सबक यह है कि ये सरकारी बंगले किसी नेता के नहीं होते बल्कि इस देश की जनता के होते हैं, और जब जनता किसी नेता को वोट नहीं देती और उसे चुनाव में हरा देती है तो ये बंगले भी वही जनता इन नेताओं से छीन लेती है। Once more! और उसे चुनाव में हरा देती है तो ये बंगले भी वही जनता इन नेताओं से छीन लेती है। और श्रीमती स्मृति ईरानी जी के साथ भी यही हुआ है। वर्ष 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव हराया था, तब ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी कांग्रेस पार्टी के ही एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से उसी अमेठी में 1,67,000 वोटों से हार गई। और पिछली सरकार के जो 19 केंद्रीय मंत्री चुनाव में हारे, पिछली सरकार में 19 मंत्री ऐसे हैं जो चुनाव में हारे हैं इस बार, और उनमें सबसे बड़ी हार श्रीमती स्मृति ईरानी की ही हुई है। हार का जो अंतर है वो है 1,67,000 के आसपास। तो एक सबक तो ये लिखा इसमें छिपा हुआ है कि जो जनता है ये जनार्दन भी है। जनता जब वोट नहीं देती तो सरकारी बंगला भी ले लेती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि वो चुनाव हार चुकी है।
तीसरा सबक यह है क्योंकि वो चुनाव हार चुकी है कि इन नेताओं को यह भी समझना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं होती और ना ही ये सरकारी बंगले और ये सरकारी पद स्थायी होते हैं। इसलिए इन नेताओं को अपनी विनम्रता कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छे और बुरे दिन तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हार और जीत भी चलती रहेगी, लेकिन नेताओं को कभी भी विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा जनता के सेवक की तरह व्यवहार करना चाहिए और उन्हें एक दिन के लिए भी ये भुलाना नहीं चाहिए कि वो जनता के सेवक हैं। जनता ने उन्हें वोट देकर संसद में भेजा है, जिसकी वजह से वो मंत्री बने हैं और ये सरकारी बंगला भी उन्हें जनता की वजह से मिला है, जनता की सेवा करने के लिए मिला है। इसलिए वो सेवक हैं और उनका विनम्र व्यवहार सेवक की तरह होना चाहिए। ताने 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 ठीक कर देंगे। बोल कर दूं इनके हवाले। जानते हो ये कौन है? ये हमारे देश की जनता है, जनता। इनके चेहरे के भ्रष्टाचार से लेकर क्रिकेट टीम की हार तक हर बात पे नाराज है, लेकिन सब चुप है, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ और ये सारा गुस्सा प्रियंका की आवाज आ रही है। कर दूं इनके हवाले। जी आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है, क्योंकि आप डिबेट में थोड़ा लेट से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, देखिए आप लोग पूरा चुनाव संविधान की दुहाई देकर जनता के बीच गए, लड़े। पीएम का ये कहना है कि जो देश में जनता ने सरकार चुनी 240 बीजेपी और प्री पोल अलायंस वाली टीडीपी और जेडीयू, जिसकी वजह से मोदी की तीसरी बार सरकार बनी, उस सरकार की आवाज को, प्रधानमंत्री की आवाज को अलोकतांत्रिक तरीके से 2.5 घंटे तक लोकसभा में दबाया गया नारेबाजी से, जहां पर हेडसेट लगाकर पीएम को लगातार बोलना पड़ा, और राज्यसभा में जब वो मणिपुर और अन्य मुद्दों पर बोल रहे थे तो आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया। ये अलोकतांत्रिक है, ये संविधान के खिलाफ है। ऐसे में संविधान की दुहाई आप कैसे दे सकते हैं? इस पर आपका जवाब। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। नहीं, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये संवैधानिक तौर तरीके से कैसे अलग है। संविधान हमें ये जवाबदारी देता है, जो खुद अरुण जेटली जी ने कहा है, जो खुद सुषमा स्वराज जी ने कहा है, कि संविधान की जिम्मेदारी बोलती है कि जब हम विपक्ष में होते हैं, हम उसके बारे में हम चर्चा करें, जो हमारे मुद्दे हैं हम उसके बारे में बात करें। तो इसको लेकर अगर कोई हमसे बातचीत करने को तैयार है और कहता है कि हम आपके मुद्दों को चर्चा करने को तैयार हैं, क्या वो महंगाई पे चर्चा करने को तैयार है? क्या वो महिला सम्मान के बारे में चर्चा करने को तैयार है? वो किसानों के अधिकारों के बारे में चर्चा करने को तैयार है? क्या वो बढ़ती जो अर्थव्यवस्था में जो डोल डाल है उसके बारे में चर्चा करने को तैयार है? इसमें कोई भी चर्चा करने को तैयार वो है नहीं, और फिर भी कह रहे हैं अरे आप लोग हमसे कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी बनती है। अरे आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप सरकार में हैं, और अगर सरकार में आकर आपने ये वादा किया है कि आप इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखेंगे, तो हम आपसे सवाल पूछेंगे। अरे हाँ भाई हाँ। देश को तरक्की पे 3 लोग ले जा सकते हैं। पहला नौजवान, दूसरा किसान, तीसरा व्यापारी। इस देश में नौजवान आज आपके सामने बेरोजगार खड़ा है, किसान आपके सामने होंगे, व्यापारी जीएसटी से दम तोड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर आप कलम लेना जाएं, कलम लेने के लिए बाजार में जाएंगे तो आपके ऊपर 18% जीएसटी मिलेगी। अगर आप भटाभट अगर कृपया शांत कर लीजिए। आप एक सेकंड सुन लीजिए, आपका सुना, अब इनका सुन के फिर जवाब दीजिएगा ना। अगर आप कलम लेने जाएंगे तो आपको 18% जीएसटी मिलेगी। अगर आप सोना लेने जाएंगे, चांदी लेने जाएंगे तो आपको जीएसटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मोदी सरकार चाह रही है कि गरीब के बच्चे पढ़े ना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400 गुना फीस वृद्धि बढ़ाई गई। जो बच्चे वहाँ गरीब परिवार से जाते थे वो 3000 में पढ़ते थे, वो बच्चे आज 12,000 में पढ़ाई पढ़ रहे हैं। Come closer. What is the sound of one hand clapping? I don't know. What is the sound of what? और अगर आपको उस सवालों का दिक्कत लगता है और जनता के बीच में जो सवाल आ रहे हैं आपको चर्चा लगता है, दिक्कत है, तो हम कहीं ना कहीं हम आपसे पूछेंगे कि क्या आपकी दिक्कत है।
संविधान दिखा रही है, एक जवाब दे लीजिए, फिर मैं जाऊंगी सुरेंद्र जी के पास। और देखिए 8 घंटे का टाइम बीजेपी को जनता ने दिया ना, अगर उनके 240 सांसद हैं प्रियंका जी, तो जब प्रधानमंत्री उसमें से 2 घंटे 14 मिनट बोलते हैं तो जनता को सुनने का मौका देना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा ही हो। उनको क्यों नहीं उनकी आवाज पहुंचनी चाहिए लोगों तक? देखिए ऐसा है, मैं बहुत खुश हूँ आपने मुझसे ये सवाल पूछा, राज्यसभा को लेकर पूछा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। राज्यसभा में ही है जहां प्रधानमंत्री ने कहा हम 400 सीट जीतेंगे, 370 बीजेपी जीतेगी और बाकी उनके अलायंस पार्टनर्स जीतेंगे, है ना। तो हमारा भी, अगर उनको नहीं सीट मिली है, ना हम उनका मजाक बना रहे हैं, ना मखौल बना रहे हैं, ना हम आपसे प्रश्न उठा रहे हैं कि आप लोगों ने सबने डिसाइड कर लिया था उनको 400 सीट मिलने वाली है। मैं विपक्ष से भी नहीं पूछ रही हूँ, ना मैं मीडिया से पूछ रही हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ और सवाल यही है, सवाल संविधान को लेकर है। अभी ये बता रहे थे कि संविधान ये कहता है, वो कहता है और संविधान की लड़ाई लड़ी है। हाँ, हमने संविधान की लड़ाई लड़ी है और विपक्ष में होकर मैं शिवसेना में हूँ। शिवसेना वो पार्टी है जो इनके साथ 25 साल तक अलायंस में लड़ी है और 25 साल के बाद अगर उनको लगता है कि 25 साल में इन लोगों ने अपनी सत्ता बनाकर इन लोगों को लगा कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, तो ये क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है? आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। क्या एक अलायंस का उल्लंघन नहीं है? क्या ये उल्लंघन नहीं है कि जो विचार के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं हम लोग उसका उल्लंघन करें? तो इसलिए मेरा सवाल बस यही है, जब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने संविधान को ध्यान दिया, हमने इसको ध्यान दिया, हमने उसको ध्यान दिया, ये क्या बात करें, किस आधार पे बात करें? इसलिए हम इनसे सवाल पूछेंगे। सुरेंद्र जी एक छोटा सा आपकी तरफ से जवाब, ठीक है सुरेंद्र जी एक छोटा सा बोलिए, उसके बाद सुधांशु जी से जवाब दूंगी। आप सुधांशु जी से ही लीजिए क्योंकि सुधांशु जी ही जवाब देंगे, लेकिन अंजना जी जवाब तो जाति जनगणना पर देना पड़ेगा। आज की डेट में अभी ये कह रहे हैं कि साहब ये जाति जनगणना तो कराना चाहते हैं और वहां धर्म की पहचान, यही तो हमारी समस्या है सुधांशु जी आपसे, क्योंकि आप धार्मिक भेदभाव करना चाहते हैं और हम जाति और सामाजिक समभाव करना चाहते हैं। आप मूल रूप से कहते हैं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग, और करते हैं बात जंगल की गमले में उगे लोग। आज की डेट में आप जिस तरीके से, आप ही जाति जनगणना के समर्थन में थे, नहीं थे क्या? बताइए, ऐतिहासिक रूप से आप जाति जनगणना के समर्थन में थे या नहीं थे? आप, चाहे वो मुंडे साहब हो, चाहे वो आपके यहाँ पे पूरा, आप 2020 तक जाति जनगणना के समर्थन में थे, अचानक से क्या हो गया? और बिहार से तो आप जाति जनगणना के समर्थन में प्रधानमंत्री के दरवाजे तक आए सर्वदलीय बैठक मीटिंग को लेकर के, और आज जाति जनगणना घरघोर विरोध में। और रही बात आप कांवड़ की यात्रा के को जो सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं ना सुधांशु जी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का चुनाव हार गए, आप बद्रीनाथ भी हार गए, आप अयोध्या भी हार गए, इसलिए आप इस देश में जो हिंदू मुसलमान की अब आग लगाना चाहते हैं, बेरोजगारी आग सुधांशु जी एकदम। अच्छा भाइयों, इसे इसका सबक मिल गया। अब आप अपने कामकाज पे जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।